नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे छंद, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमारा अधूरा रह गया था। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं मात्राओं की गणना के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। क्योंकि छंद में मात्राओं का और वर्णों का विशेष महत्व होता है। जब तक हमें मात्राओं का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं होता, तब तक हम छंदों का निर्धारण करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए सबसे पहले मात्राओं की गणना के संबंध में कुछ बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। उन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंटों में मैं आपको बात कर देता हूं कि जैसे पहला पॉइंट है हमारा। पहले पॉइंट के अंतर्गत हमको ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि कोई वर्ण लघु मात्रिक है, अर्थात उसमें लघु स्वर का प्रयोग किया गया है, तो उसकी मात्रा सदैव लघु मानी जाती है और उसका प्रदर्शन है वो खड़ी पाई के द्वारा किया जाता है, जिसकी गणना या गिनती में इसे एक गिनते हैं, एक काउंट करते हैं। दूसरी बात, यदि कोई वर्ण दीर्घ मात्रा से युक्त है या दीर्घ स्वर से युक्त है या गुरु स्वर से युक्त है, तो उसकी मात्रा सदैव गुरु मानी जाती है। उसे एक प्रतीक है जिसे हम अंग्रेजी में एस आकृति होती है, बिल्कुल सेम उसी की तरह होता है। इसे हिंदी में आड़ी पाई कहते हैं और इसकी संख्या को हमेशा 2 गिना जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि मात्राओं की गणना के संबंध में सबसे पहले ध्यान देने योग्य जो बात है वह यह है कि यदि कोई लघु मात्रिक वर्ण है तो उसकी मात्रा को 1 गिना जाता है, जिसे सदैव खड़ी पाई के साथ प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, यदि कोई गुरु मात्रिक वर्ण है तो उसकी मात्रा को आड़ी पाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह अंग्रेजी के एस आकार के समान दिखाई देता है और इसकी मात्रा सदैव 2 गिनी जाती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो देखिए, दूसरे पॉइंट में यह है कि यदि कोई वर्ण हलंत है, अर्थात आधा है, तो ना तो उसे मात्राओं में गिना जाता है, ना ही उसे वर्णों में गिना जाता है। उसकी कोई मात्रा भी नहीं होती है और ना ही वर्णों की गिनती में उसको गिना जाता है। तीसरी बात, यदि कोई शब्द संयुक्ताक्षर से युक्त है तो संयुक्ताक्षर से ठीक पहले वाला वर्ण यदि लघु मात्रिक है तो वह लघु मात्रिक होने के बावजूद भी वह गुरु मात्रिक माना जाता है। जैसे प्रकार से मैं आपको बताऊं एक उदाहरण, जैसे मैं लिखूं आपको स्वावलंबी। ठीक है, तो इसमें मैं है ये हलंत वर्ण है और ले पूर्ण है, तो ले है इसकी मात्रा लघु होनी चाहिए। लेकिन नियम ये कहता है कि यदि किसी पूर्ण वर्ण से ठीक पहले कोई हलंत वर्ण है तो उससे बाद वाला जो वर्ण है उसकी मात्रा है वह लघु होकर भी गुरु मानी जाती है। इसमें ही एक अगला नियम यह है कि यदि कोई शब्द हलंत वर्ण से प्रारंभ होता है तो ना उसकी कोई मात्रा गिनी जाती है, ना ही उसे वर्णों में गिना जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं लिखूं यहां पर स्वर और यहां पर पूछा जाए कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो यहां पर ये आधा जो से है इसे ना वर्णों में गिना जाएगा ना मात्राओं में गिना जाएगा। अर्थात इसकी जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, लघु लघु, यानी एक एक मात्रा, कुल मिलाकर 2 मात्राएं होती हैं। अगला नियम यह है कि यदि कोई वर्ण ऐसा है जिसमें स्वराघात का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर वर्ण की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि यदि कोई ध्वनि ऐसी है जो दीर्घ है लेकिन उसका उच्चारण लघु हो रहा है, या कोई ध्वनि ऐसी है
जो लघु है उसका उच्चारण दीर्घ हो रहा है तो उसके अनुसार ही उसकी मात्राओं का निर्धारण होता है। साथ ही छंद के अंतर्गत लघु और गुरु मात्राओं का उच्चारण वर्ण की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कुछ नियम हैं, उन नियमों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही एक और विशेष बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि यदि कोई संयुक्ताक्षर से युक्त शब्द है उसमें नियम यह है कि संयुक्ताक्षर से ठीक पहले वाला जो वर्ण है लघु होने पर भी दीर्घ मान लिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, कुछ नियम है, उन नियमों को हमको ध्यान में रखना है। कुछ विशेष शब्द हैं, उन शब्दों के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। वे शब्द कौन कौन से हैं देखिए, जैसे रयो, इसमें है हलंत है, आधा है। बंध्यो, तरयो, कहयो, कन्हैया, तुम्हारा, कुम्हार, ये ऐसे शब्द हैं जो संयुक्ताक्षर से युक्त हैं और नियम के अनुसार संयुक्ताक्षर से ठीक पहले वाला लघु वर्ण संयुक्ताक्षर होने के कारण गुरु मान लिया जाता है। लेकिन ये नियम इन शब्दों के ऊपर लागू नहीं होता है। इनमें यही होगा कि यदि संयुक्ताक्षर है उसके बावजूद भी उससे ठीक पहले वाला वर्ण यदि लघु है तो वह हमेशा लघु ही माना जाता है। तो मात्राओं की गणना के संबंध में कुछ ये 5-7 बातें थी जिनके बारे में मैंने आपको उल्लेख किया है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी जाकर हम छंद का ठीक प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं गणों की संख्या एवं लक्षण। तो देखिए, गण काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं छंद में। गणों की पहचान एवं छंद के लक्षणों की सही जानकारी के लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को हमें याद करना है और उस सूत्र के द्वारा ही हम छंद के गणों की पहचान और लक्षणों का निर्धारण कर सकते हैं और उनकी सही अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सूत्र का नाम क्या है? सूत्र का नाम है ये माता राजभान सलगा। सूत्र का नाम है ये माता राजभान सलगा। इस सूत्र को दशाक्षर सूत्र भी कहते हैं और साथ ही इसका दूसरा नाम है पिंगल सूत्र। अब देखिए, दशाक्षर सूत्र क्यों कहते हैं, पिंगल सूत्र क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक लॉजिक है जिसको मैं आपको बताऊं कि इसमें यदि हम वर्णों की गिनती करें सूत्र में तो वर्णों की संख्या है 10, इसीलिए इसको दशाक्षर सूत्र कहते हैं। दूसरा है पिंगल सूत्र। पिंगल सूत्र क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि छंद शास्त्र के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वे हैं आचार्य पिंगल। उन्होंने संस्कृत में छंद के नियम बनाए और उन्होंने ही इस सूत्र का निर्माण किया, इसीलिए इस सूत्र को पिंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं गणों की संख्या, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। अब आप कहेंगे कि साहब आपने तो ये कहा था कि सूत्र में तो वर्णों की संख्या है 10 और आप कहते हैं कि गण होते हैं 8। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, क्लियर किया था काफ़ी। अब दोबारा मैं बता देता हूं आपको। गण क्या होते हैं? तो गण का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। गण का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। छंद शास्त्र के नियम अनुसार 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। अब ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र से ही गणों का निर्धारण होता है, उनकी संख्याओं का निर्धारण होता है। कैसे होता है देखिए, तो इस सूत्र में जो पहला वर्ण है या जो कहें प्रत्येक वर्ण है वह अपने गण का निर्धारण करता है। प्रत्येक वर्ण अपने गण का निर्धारण करता है। दूसरी बात,
प्रत्येक वर्ण अपने साथ, अपने गण का निर्धारण करने वाला वर्ण अपने साथ अपने पीछे वाले दो वर्णों को मिलाकर और एक गण है वह बनाता है। तो यहां पर हम यदि गणों की बात करें तो यहां पर गणों की संख्या निकल कर आएगी 8। कैसे आएगी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये की, तो ये से कोई बनने वाला गण कौन सा होगा, यह गण। अगला है मैं या मां कह सकते हैं, या माता, तो मां से बनने वाला गण होगा मैं गण। ता से बनने वाला गण होगा तय गण। रा से बनने वाला गण होगा रे गण। जे से बनने वाला होगा जय गण। भा से बनने वाला होगा भय गण। ने से बनने वाला होगा ने गण। से बनने वाला होगा से गण। ठीक है, ये कितने हुए, 8। काउंट कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहेंगे कि साहब ये लेगण और गैगण क्यों नहीं बनते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गणों का निर्माण करने के लिए 3 वर्णों का समूह होना अति आवश्यक है। यदि 3 वर्णों का समूह बनता है तभी उसका एक गण बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ण अपने गण का निर्धारण करता है और उसके साथ वाले जो दो वर्ण हैं, अर्थात गण का निर्धारण करने वाला और पीछे वाले जितने भी 2 वर्ण हैं, ये वर्ण मिलाकर तीनों का एक समूह बनता है और ये गण का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर से लास्ट जो हमारा 8वां गण होगा से गण। से के बाद ले नहीं हो सकता, क्योंकि से गण है वह एक वर्ण रूप बनाता है जिसका नाम है सलगा, या सूत्रगत उदाहरण बनाता है जिसका नाम है सलगा। से ले गा 3 वर्ण हो गए। यदि हम लेगण की बात करें तो ले के बाद सिर्फ एक ही वर्ण बचता है, जबकि यदि गण हमें बनाना है तो गण के लिए एक वर्ण और होना अति आवश्यक है, तब जाकर 3 वर्ण मिलकर एक गण का निर्धारण करते हैं। तो इसीलिए जो गण छंद हैं, छंद में गणों की संख्या 8 होती है। ठीक है, अब इन गणों से बनने वाले जो सूत्रगत उदाहरण है या वर्ण रूप है वो कौन कौन से होंगे देखिए। ये से बनने वाला होगा ये माता। ठीक है, मैं गण से बनने वाला होगा वर्ण रूप होगा मातारा। ते गण से बनने वाला गण या वर्ण रूप होगा ताराज। रे से बनने वाला होगा राजभा। जय से बनने वाला वर्ण रूप होगा जय भान। भा से बनने वाला होगा भानेस। ने से बनने वाला होगा नसल और से बनने वाला होगा सलगा। इस प्रकार से ये 8 गण हैं, ये इस सूत्र के माध्यम से तैयार किए गए हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, ये गण, दूसरा है मैं गण, तीसरा है तय गण, चौथा है रे गण, 5वां है जय गण, 6ठा है भय गण, 7वां है नय गण और 8वां है से गण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अब इनसे बनने वाले वर्ण रूप या सूत्रगत उदाहरण हम जैसे कह सकते हैं, तो ये गण से बनने वाला होगा ये माता। मैं गण से होगा मातारा। तय गण से होगा ताराज। रे गण से होगा राजभा। जय गण से होगा जभानु। भय गण से होगा भानुस। नय गण से होगा नैसले और से गण से होगा सलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि साहब ये क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। तो ये है वर्ण रूप। इन वर्ण रूपों से हम किसी भी प्रकार का उदाहरण बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का उदाहरण बना सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे ये माता है,
इस ये माता से हमको कोई एक उदाहरण बनाना है। तो ये माता का मतलब होता है कि इसमें पहला जो ये वर्ण है वह लघु मात्रिक है, माँ गुरु मात्रिक है और ता भी गुरु मात्रिक है। अर्थात हमको यदि कोई शब्द बनाना है या छंद के अंतर्गत किसी शब्द में मात्रा का निर्धारण करना है तो हमको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ण लघु मात्रिक है, कौन सा वर्ण गुरु मात्रिक है, उसी के अनुसार मात्राओं का निर्धारण होता है। जैसे अब मैं बात करूं आपको ये माता, तो ये माता का हम कोई भी एक उदाहरण बना सकते हैं जिसमें पहला वर्ण लघु और बाद वाले दोनों गुरु होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं भवानी, भैवानी। अब भय में पहला है लघु, बा और नी दोनों कैसे हैं, गुरु। ठीक इसी प्रकार से बाकी के जितने भी हमारे ये सूत्रगत उदाहरण या वर्ण रूप हैं उनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम छंद के प्रकार कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, तो छंद के प्रकार, तो देखिए छंद कितने प्रकार के होते हैं ये सामान्य जानकारी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो छंद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मात्रिक छंद और दूसरे होते हैं वर्णिक छंद। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं मात्रिक छंद और दूसरे होते हैं वर्णिक छंद। अब बात करें कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, तो देखिए बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, ज़्यादा कठिन परिभाषा नहीं है। जब छंद का नियोजन मात्राओं की संख्या के आधार पर किया जाए तो वे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। जब छंद का नियोजन मात्राओं की संख्या के आधार पर किया जाए तो वे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की परिभाषा वर्णिक छंद की है जो छंद का दूसरा प्रकार है। जब छंद का नियोजन, इसकी परिभाषा क्या होगी, जब छंद का नियोजन वर्णों की संख्या के आधार पर किया जाए, जब छंद का नियोजन वर्णों की संख्या के आधार पर किया जाए तो वे कौन से वर्ण कहलाते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी सीधी सी परिभाषा है दोनों की। जहां पर छंद का निर्धारण मात्राओं की संख्या पर आधारित हो वे मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जहां पर छंद का निर्धारण वर्णों की संख्या के आधार पर किया जाए तो वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब देखिए मात्रिक और वर्णिक दोनों ही छंद तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देखिए, तो एक है सम, दूसरा है अर्धसम और तीसरा है विषम। ये दोनों ही हैं, यानी मात्रिक और वर्णिक दोनों ही छंदों के प्रकार है। मात्रिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक उसी प्रकार से वर्णिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं, सम वर्णिक, अर्धसम वर्णिक और विषम वर्णिक। तो देखिए अब सम मात्रिक या सम वर्णिक छंद किसे कहते हैं, तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, जहां पर छंद में मात्राओं और वर्णों की प्रत्येक चरण में समान संख्या हो तो वे छंद कौन से कहलाते हैं, सम छंद कहलाते हैं। यानी मात्राओं की और छंदों की जब सम संख्या हो तो वे छंद सम छंद कहलाते हैं। अब मात्रिक छंद की हम बात करें तो सम मात्रिक, अर्थात वे छंद जिनमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की समान संख्या हो वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक की बात करें समवर्णिक, तो वे छंद जिनमें वर्णों की समान संख्या हो प्रत्येक चरण में तो वे समवर्णिक छंद कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अर्धसम है, अर्धसम में भी मात्रा और वर्णों की संख्या कैसी होती है, विषम चरणों और सम चरणों में समान होती है। यानी पहले और तीसरे चरण में समान और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं और वर्ण। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आगे है विषम। विषम का अर्थ होता है कि वे छंद जिनमें मात्राओं या वर्णों में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं पाई जाती वे कौन से छंद कहलाते हैं, विषम छंद कहलाते हैं। ये जो विषम छंद है ये दो अलग अलग छंदों के योग से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनमें वर्णों और मात्राओं दोनों की असमानता पाई जाती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले है सम छंद, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सम छंद, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी ली है कि सम छंद किसे कहते हैं, यानी ऐसे छंद जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों
और मात्राओं की समान संख्या हो वे समछंद कहलाते हैं। अब समछंद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए समछंद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं साधारण और दूसरे होते हैं दंडक। अब साधारण किसे कहते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है? दंडक है, इनकी पहचान कैसे होती है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि वे छंद जिनमें 26 तक वर्ण, जिनमें 26 वर्ण और 32 तक मात्राएं होती हैं वे साधारण छंद कहलाते हैं। यानी वे छंद जिनमें 26 तक वर्ण और 32 तक मात्राएं होती हैं वे साधारण कहलाते हैं, और 26 से अधिक वर्ण और 32 से अधिक मात्राएं होती हैं वे दंडक छंद कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम समछंदों की। तो समछंदों में सबसे पहले हम बात करते हैं सममात्रिक छंद। परिभाषा आपको याद होगी, अभी मैंने आपको रिपीट की है परिभाषा, कि वे छंद जिनके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान हो वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं। और वर्णिक छंद की यदि हम बात करें तो वे छंद जिनके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान हो वे समवर्णिक छंद कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम मात्रिक छंदों की बात कर रहे हैं, सममात्रिक छंद। अब देखिए सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? तो आपके 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम के अनुसार गीतिका और हरि गीतिका, ये दो सममात्रिक छंद आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं गीतिका छंद की, कि जो गीतिका छंद है ये इसके लक्षण क्या हैं? तो गीतिका छंद के लक्षण है कि इसमें जो विषम चरण हैं उनमें 14 मात्राएं और सम चरणों में 12 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर इसमें 26 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक चरण में होती हैं। अगला है हरि गीतिका। हरि गीतिका में भी वही स्थिति है, ये भी सममात्रिक है। इसके विषम चरणों में 16 मात्राएं और सम चरणों में 12, कुल मिलाकर 28 मात्राओं का विधान होता है। इनके उदाहरण आपके पास हैं, आप इसका बार बार रिवीजन करें, मात्राओं की गणना करें। यदि किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप, मेरे व्यक्तिगत नंबर आपके पास हैं, आप वहाँ से मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, विद्यालय में बात कर सकते हैं। लेकिन उदाहरणों को जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितना उदाहरणों पर हम ध्यान देंगे, मात्राओं के निर्धारण पर ध्यान देंगे, तो हमें याद करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं अर्धसममात्रिक छंद की। अब अर्धसममात्रिक छंद है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात यहाँ पर नहीं करूँगा। तीसरा है हमारा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद की परिभाषा अभी हमने पढ़ी है कि विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो वे छंद जो दो अलग अलग छंदों के योग से बनते हैं विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें मात्राओं और वर्णों में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं पाई जाती है। तो हमारे 12वीं के पाठ्यक्रम में जो विषम मात्रिक छंद हैं इसमें दो छंदों को शामिल किया गया है, एक है कुंडलियां और दूसरा है छप्पे। ये दोनों ही छंद दो अलग अलग छंदों के योग से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं हम कुंडलिया छंद की। तो कुंडलियां जो छंद है वो दोहा छंद और रोला छंद के योग से बना है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। कुंडलिया छंद में 6 पंक्तियां होती हैं, जिसमें 2 पंक्तियां दोहा छंद की और 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। दोहा में और रोला में दोनों ही छंदों में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। दोहा के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11, जबकि रोला के विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13। इस तरह से कुल मिलाकर 24 मात्राओं का योग इसमें होता है। कुंडलिया छंद की सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। इसको पहचानना सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सीधा है। याद करना भी सबसे सीधा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी जो प्रथम 2 पंक्तियां हैं वो दोहा छंद की और बाद की जो 4 पंक्तियां हैं ये रोला छंद की होती हैं। लेकिन इसको पहचानने का एक सबसे बड़ा तरीका क्या हो सकता है? सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि दोहा छंद का जो चौथा चरण है, ये इसके जो शब्द हैं यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है वहीं से रोला छंद प्रारंभ होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो शब्द यहाँ लिखे हैं ये ही उठाकर यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। यानी दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्दों से ही तीसरी पंक्ति प्रारंभ होती है। दूसरा सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो पहला शब्द होता है वही इसका अंतिम शब्द
होता है, यानी पहले जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम वही शब्द इसकी अंत वाली जो पंक्ति है उसका लास्ट शब्द होगा, इसलिए कुंडलिया छंद है, ये बड़ा सरल छंद माना जाता है। अगला है हमारा छप्पे, ये भी बिल्कुल कुंडलियां की तरह ही है, इसमें भी 6 पंक्तियां होती हैं, लेकिन इसमें जो क्रम होता है वो पहले की 4 पंक्तियां होती हैं, प्रथम जो 4 पंक्तियां हैं वे रोला छंद की होती हैं और बाकी की जो 2 पंक्तियां हैं ये उल्लाला छंद की होती हैं। इसमें मात्राओं का बिल्कुल ही किसी तरह का कहीं कोई मिलान नहीं है। रोला छंद की जो मात्राएं होती हैं उसमें विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 यानी कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं, जबकि उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 कुल मिलाकर 28 मात्राएं होती हैं। आगे हम बात करते हैं वर्णिक छंदों के बारे में। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा अभी हमने पढ़ी है कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं। जब छंद का नियोजन वर्णों की संख्याओं के आधार पर हो तो वे कौन से छंद कहलाते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब मात्रिक छंद की तरह वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, अभी मैं बता चुका हूं कि समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विषम वर्णिक। हमारे 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम को यदि हम ध्यान में रखें तो सिर्फ और सिर्फ समवर्णिक छंद हैं, यही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इनमें समवर्णिक जो छंद हैं ये 4 छंद हैं, इन 4 छंदों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला है द्रुत विलंबित। समवर्णिक छंदों में सबसे पहला है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित जो हमारा छंद है इसके लक्षण क्या हैं कि ये वर्णिक छंद है, और वर्णिक छंद है तो वर्णिक छंद होने के नाते इसमें 12 वर्ण होते हैं। इसमें गणों का जो क्रम होता है वो होता है न, भय, भय, रे, यानी नगण, भगण, भगण और रगण का क्रम होता है। अब ये क्रम मैंने आपको बता दिए हैं पहले कि नगण क्या होता है। नगण का मतलब होता है नसल। नसल का अर्थ होता है लघु, 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 अर्थात कोई भी शब्द जिसमें तीनों ही वर्ण लघु हैं इसका मतलब है नगण कहलाता है, नसल कहलाता है। ठीक, अगला है भगण। भगण का अर्थ होता है भानस, और भानस की यदि हम बात करें तो कोई भी जो शब्द है उसमें पहला वर्ण गुरु और बाद के 2 लघु। ठीक इसी प्रकार से अगला भगण भी यही हो जाएगा। और तीसरा है रगण। रगण का अर्थ होता है राजभा। रगण का अर्थ होता है राजभा। राजभा का अर्थ होता है प्रथम वर्ण गुरु और बीच वाला वर्ण लघु और अंतिम वर्ण गुरु। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगला जो छंद है वंशस्थ, यह भी बिल्कुल द्रुत विलंबित की तरह है। इसमें भी 12 वर्ण हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके परीक्षा में द्रुत विलंबित और वंशस्थ में से किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आप वहां पर वर्णों का तो ध्यान रखेंगे, लेकिन वर्णों से ज्यादा महत्वपूर्ण है गणों का क्रम, क्योंकि वर्ण तो दोनों ही छंदों में बराबर है। द्रुत विलंबित में भी 12 है और वंशस्थ में भी 12 होते हैं। तो यहां से हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि इस उदाहरण में द्रुत विलंबित छंद है या वंशस्थ छंद है। यदि कोई इस तरह का 12 वर्णों का कोई उदाहरण आपकी परीक्षा में आ जाता है तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए आपको यहां पर द्रुत विलंबित और वंशस्थ जो छंद है इसमें आपको गणों का जो क्रम है उस क्रम को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, तभी जाकर आप निर्धारित कर सकते हैं कि 12 वर्णों से युक्त ये छंद है ये द्रुत विलंबित है या वंशस्थ है। यदि उसमें न, भ, भर का क्रम आता है तो द्रुत विलंबित है, यदि उसमें जय, ते, जय, रे का क्रम आता है तो वह वंशस्थ छंद होगा। आगे अगला जो छंद है उसकी बात करते हैं। ये कवित्व छंद है। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 16-15 पर यति होती है। 16-15 पर यति का मतलब होता है कि इसकी प्रथम पंक्ति में 16 वर्ण और दूसरी पंक्ति में 15 वर्णों का क्रम होता है। इस प्रकार से ये 2 पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों को मिलाकर के और 31 वर्ण इसमें होने चाहिए। यदि इसमें इस तरह के वर्ण हैं तो निश्चित रूप से यह है कवित्व छंद है। इस कवित्व छंद के अन्य नाम भी है, इसको घनाक्षरी भी कहते हैं, मनहरण भी इसका एक दूसरा नाम है। अगला जो हमारा अंतिम छंद है उसके बारे में बात करते हैं, सवैया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण छंद है, बहुत अच्छा है, ब्रज भाषा का सर्वप्रिय छंद माना जाता है। रसखान जी ने अपने जो काव्य है वो सवैया छंद को लेकर ही तैयार किए थे। इसकी सबसे बड़ी पहचान है 22 से लेकर 26 तक वर्ण, क्योंकि इसका कोई एक निश्चित लक्षण नहीं होता है। इसमें
22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। अब देखिए सवैया छंद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें बहुत सारे भेद माने गए हैं। उनमें कुछ भेद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है मदिरा सवैया। अब देखिए मदिरा सवैया के क्या लक्षण होंगे। मदिरा सवैया में 22 वर्ण होते हैं। एक बात और कि सवैया छंद की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें ये 4 पंक्तियों का भी हो सकता है। इसमें एक पंक्ति में अर्थात एक चरण में जितने वर्ण होंगे आने वाले चरणों में भी उतने ही वर्ण होंगे, यानी पूरा एक सवैया छंद है, उसमें जो वर्ण है उनकी संख्या समान होती है। अब सबसे पहला है मदिरा सवैया। मदिरा सवैया में वर्ण कितने होते हैं? 22 वर्ण होते हैं। और 22 वर्णों में गणों का जो क्रम होता है वह होता है भगण, यानी 7 भगण और अंत में 1 गुरु होता है। 7 भगण का मतलब हो गया 7 तिया 21 वर्ण, ठीक है ना, क्योंकि एक गण 3 वर्णों का होता है। तो 7 तिया 21 वर्ण यानी 7 भगण और 1 गुरु। यदि 7 भगण और 1 गुरु का क्रम किसी छंद में मिलता है और जिसमें 22 वर्ण होते हैं, 7 भगण और 1 गुरु का क्रम होता है, तो निश्चित रूप से वह मदिरा सवैया होगा। आगे मत गयंद, अगला जो है वो सवैया का अगला भेद है मत गयंद। इस मत गयंद के अन्य नाम भी है। इस मत गयंद को इंदव सवैया भी कहते हैं। आगे देखिए इसमें जो मतगंध मालती या इंदव सवैया है, इसमें 23 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 23। यानी मतगंध जो सवैया है इसके अन्य नाम है मालती और इंदव। इसमें 23 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम वही है, 7 भगण और लास्ट में 2 गुरु, यानी 7 तिया 21 और 2 23 वर्ण इसमें होते हैं। आगे अगला है दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया में 24 वर्ण होते हैं और इसमें गणों का जो क्रम होता है वो 8 सगण होते हैं, यानी 8 तिया 24। और सवैया छंद का जो अंतिम भेद है सुंदरी। सुंदरी सवैया में 25 वर्ण होते हैं और इसमें भी दुर्मिल की तरह ही 8 सगण और अंत में 1 गुरु होता है। तो विद्यार्थियों, जहाँ तक मैं मानता हूँ आपके ये छंद का टॉपिक है ये समझ में आया होगा। आज यहीं पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, समाप्त होता है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बार बार रिपीट करके इसको देखें, अपनी समस्या का समाधान करें। और भी कोई समस्या है तो मेरे व्यक्तिगत नंबरों पर संपर्क करें, विद्यालय के नंबरों पर संपर्क करें और बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखते रहें ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई छंद से संबंधित समस्या है वो नहीं रहे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।